बेटा सेकंड आपके पास सब टॉपिक है हेटेरोसिडास्टिसिटी. Heterosidasticity refer to the case in which the variance of the error term is not constant for all values of the independent variable. With heterosidasticity, the OLS parameters are unbiased and consistent, but they are inefficient. Furthermore, the estimated variances of the parameter are biased, leading to incorrect statistical tests for the parameters and biased confidence interval. अब यहाँ पे ये पेज नंबर 212 पे आपके पास डेफिनेशन मौजूद है. उसके साथ साथ आपके पास 4 ग्राफ मौजूद हैं जो कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं होमोसिडास्टिसिटी और हेटेरोसिडास्टिसिटी को. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो वेरिएंसेस होते हैं, जैसे आपको पता है हम एस बी नॉट फाइंड आउट करते हैं, एस बी वन फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपके पास रेजिडुअल वेरिएंस है. जो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएंस होते हैं, अगर वो एरर टर्म के कांस्टेंट नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से आपके पास वेरिएशन में डिफरेंस आ रहा है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं हेटेरोसिडास्टिसिटी. वर्ड हेट्रो का मतलब होता है चेंज, वेरिएट होना. सिडास्टिसिटी है किस चीज में चेंज आना, एरर टर्म में चेंज आना, यानी एरर टर्म में वेरिएंस का सेम ना होना, वो हेटेरोसिडास्टिसिटी कहलाता है. अब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है. एक तो पैरामीटर, जब भी ओएलएस पैरामीटर की बात आएगी तो आप लोगों ने बी नॉट कैप, बी वन कैप और बी टू कैप के बारे में बात करनी है. तो ओएलएस पैरामीटर आर अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट. अनबायस्ड का मतलब होता है कि इक्वल, वहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो इक्वली दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और कंसिस्टेंट होती हैं, मतलब कोई ना कोई उसका आंसर हमारे पास मौजूद होता है. बट दे आर इनएफिशिएंट, लेकिन वो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती. इनएफिशिएंट का मतलब आपके पास होता है कि जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं होता. उसके साथ साथ एस्टिमेटेड वेरिएंसेस, जब बात आती है एस्टिमेटेड वेरिएंसेस की, तो यहाँ पे आप मालूम करते हैं वैल्यू ऑफ सिग्मा. तो जो वैल्यू ऑफ सिग्मा होती है पैरामीटर्स की, वो आपके पास यहाँ पे बायस होती है. तो फिर वहाँ पे हम टी टेस्ट नहीं करेंगे. टी टेस्ट के बाद जो हमारे डिफरेंट टेस्ट हैं, एफ टेस्ट हो गया, काय स्क्वायर हो गया, और उसके अलावा जो इंटरवल टेस्ट है फिर हम वो अप्लाई करेंगे फॉर द पैरामीटर्स एंड बायस्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, और उसके बाद हम उसी के हिसाब से इंटरवल लेंगे. बेटा यहाँ तक क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम थोड़ा शुरू में समझ में नहीं आया, ये बी नॉट और बी वन और बी टू की वैल्यूज जो हैं 0.0015 और बी वन की 1.39 और बी टू की 0.09, ये कैसे उठाते हैं और स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट है वो कैसे करते हैं? बेटा बी नॉट, बी वन, बी टू की वैल्यूज और स्टेटिस्टिकल टेस्ट के लिए आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न हम पहले कर चुके हैं 6 और 7 चैप्टर में. और जी मैम, स्टेटिस्टिकल वो टेस्ट और स्टेटिस्टिकल टेस्ट भी जो T1 और T2 की वैल्यूज हैं, ये भी हम चैप्टर 6 और 7 में कर चुके हैं. इसलिए मैंने अब डायरेक्टली उनके फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को शो करवाया है. बेटा अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो आपके पास हेटेरोसिडास्टिसिटी से रिलेटेड है. कहा जा रहा है टेबल 9.2 गिव्स average wages y and the number of workers employed x by 30 firms in an industry. Regressing x, beta sorry, regressing y on x for the entire sample we get. अब आपके पास अगेन जो रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है वो सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, वो आपके पास है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज,
और जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो है उनकी डेली वेजेस। यानी अब आपने क्या करना है, 30 फिल्म्स ली गई हैं यानी n की वैल्यू 30 है। वर्कर एम्प्लॉयड, आपके पास स्टार्टिंग 6 जो वेजेस हैं उसमें 100 वर्कर्स हैं। देन उसके बाद जो रिमेनिंग 6 वैल्यू मतलब इस तरह से 6 का पेयर बना हुआ है। 100 वर्कर्स आपके पास 6 फिल्म में है, 200 वर्कर्स आपके पास 6 फिल्म्स में है, 300 6 फिल्म में। इस तरह से वर्कर्स एम्प्लॉयड आपके पास हैं 100 से लेके 500 तक। और जो एवरेज वेजेस हैं उनकी वो है 8.40, 8.40, 8.60, 8.70, 8.90, 9.00, 8.90, 9.10, 9.30, 9.30, 9.40, 9.60, 9.50, 9.80, 9.90, 10.30, 10.30, 10.50, 10.30, 10.60, 10.90, 11.30, 11.50, 11.70, 11.60, 11.80, 12.10, बेटा सॉरी 12.10। याद रखिएगा डेसिमल के बाद कभी भी हम डिजिट्स को एक साथ नहीं पढ़ते, इसलिए 12.10 सही नहीं है, इसको हम बोलेंगे 12.10, 12.50, 12.70, 13.10। ये आपके पास एवरेज वेजेस हैं 30 फिल्म्स की। तो ये आपके पास डेटा बन गया y का। उसके बाद जो आपके पास डेटा बनेगा x का, वो स्टार्टिंग की 6 वैल्यूज पे आपकी x की वैल्यूज 100 रहेंगी, फिर 6 वैल्यूज पे x की वैल्यूज 200 रहेंगी, फिर 6 वैल्यूज पे x की वैल्यूज 300 रहेंगी, फिर 400 और फिर 500। इस तरह से 30 फिल्म्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पे भी आपने मॉडल अप्लाई करना है। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई होगा। सिर्फ आपके पास B0 और B1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप लोग, और वैल्यूज पेज नंबर 207 पे गिवन है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम 9.2। बेटा अब आपके पास जो सब टॉपिक है वो है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का दूसरा नाम है सीरियल कोरिलेशन। So, serial correlation refer to the case in which the error term in one time period is correlated with the error term in any other time period. अब होता क्या है, लेट सपोज आप एरर टर्म कंसीडर कर रहे हो u ऑफ t की। अगर आप उसको कोरिलेट करवा दो एरर टर्म से जो कि u आपके पास प्रीवियस टाइम में मालूम की गई है, जैसे फॉर सपोज अगर मैं एक एरर टर्म ले रही हूँ u ऑफ t, सेकेंड एरर टर्म में ले रही हूँ ut-3, तो अगर आप इन दोनों को कोरिलेट करवा रहे हो तो इस कोरिलेशन को कहा जाता है ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन। इसमें होता क्या है, अगर एक आपके पास u ऑफ t है और एक आपके पास ut-3 है, तो आप देखेंगे 3 कोरिलेशन यहाँ पे बीच में है, एक t-1 ut से t-1। तो अगर ut से t-1 की कोरिलेशन आप मालूम करेंगे तो उसे कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर को ऑटो कोरिलेशन। अगर आप ut से ut-2 की कोरिलेशन मालूम करेंगे तो उसे कहा जाएगा सेकंड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। और अगर आप ut से ut-3 की कोरिलेशन मालूम करेंगे तो उसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। तो ऑर्डर क्या है कि आप जितने टाइम पीरियड का डिफरेंस ले रहे हैं वो उसका ऑर्डर में काउंट होगा।
Most of the application in econometrics involve first order autocorrelation. ज़्यादातर जो इकोनोमेट्रिक्स में यूज़ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ सेकेंड ऑर्डर कोरिलेशन और थर्ड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। आपके पास पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन भी हो सकती है और नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन भी हो सकती है, और ये ऑटो कोरिलेशन मोस्टली हम अप्लाई करते हैं टाइम सीरीज में। The presence of autocorrelation can be tested by calculating the Durbin-Watson statistical d-test given by equation number 9.1 of page number 216. This is routinely given by most computer programs such as SAS. The SAS SAS. अब इस कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, हम ये डी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम इकोनोमेट्रिकल मॉडल को सॉल्व कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। बेटा इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला आपके पास ऑटो कोरिलेशन मालूम करने का है और इस फॉर्मूले का नाम है डर्बिन वैटसन स्टैटिस्टिक्स, और इसे डी टेस्ट से नाम से अपेंडिक्स 8 के में भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो वैल्यू आपको दी गई है d इज इक्वल टू सबमिशन t इज इक्वल टू 2 to n। सबमिशन आपके पास ये जो t की वैल्यूज हैं ये 2 से लेके n तक हो सकता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यूज आपको दी हुई है et यानी प्रेजेंट एरर टर्म माइनस et माइनस 1 मीन्स प्रीवियस एरर टर्म होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ t इज इक्वल टू 1 to n। अब नीचे जो वैल्यूज है वो t की 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, et होल et स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका ऑटो कोरिलेशन मालूम करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। बेटा यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है और अपने आंसर्स को कैलकुलेट करना है।